हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इतिहास के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में मैंने आप लोगों को सबसे पहले प्राचीन इतिहास के प्रश्नों का अध्ययन कराना शुरू किया है। और इन प्रश्नों में हम लोग बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद जो मैं आप लोगों को जो है आगे की जो क्लासेस हैं उनको कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास को देख रहे हैं। और प्राचीन इतिहास में अब तक हम लोगों ने महाजनपद काल तक के प्रश्नों को देख लिया है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को महाजनपद के साथ साथ कुछ मौर्य वंश के प्रारंभिक प्रश्नों को भी करवाया था। तो आज की क्लास में हम लोग मौर्य जनपद के कुछ और प्रश्नों को करेंगे, और जिसके साथ आपका जो ये मौर्य और महाजनपद वाला जो क्लास है जिसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुप्तों के बारे में। फिर उसके बाद आगे करते हुए इसी तरीके से चलते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो प्रैक्टिस होता जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते जाएंगे। तो आज देखिए हम लोग को क्या देखना है, मौर्यों से संबंधित प्रश्नों को। और ये देखिए आपके इतिहास का 11वां सेट है, यानी 10 सेट हम लोगों ने कर लिया है। और देखा जाए तो 10 सेट में लगभग आप लोगों का 300 के लगभग प्रश्न तो हो गया होगा। तो इसी तरीके से हम लोग प्रश्नों को करते हुए चलेंगे और आपके एग्जाम तक मैं प्रयास करूंगा कि लगभग आपका 1000 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, पिछली क्लास में हम लोग 20 प्रश्नों को देखा था। तो ये आज जो है उसके आगे का है, यानी 21वां प्रश्न। तो उसके आगे का 21वां है, लेकिन आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि धम्म को आम जनता तक पहुंचाने हेतु अशोक किस प्रशासनिक नवाचार के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो अशोक ने धम्म को पहचानने के लिए, पूरी जनता तक पहुंचाने के लिए कौन सा नया प्रयोग किया था, कौन सा नया उपयोग किया था, और उसके लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो देखिए क्या क्या था। पहला ऑप्शन क्या दिया है, धम्म महामात्र की नियुक्ति। दूसरा दिया है सभी करों को समाप्त करना। तीसरा क्या दिया है, केवल सामंती अनुदानों की स्थापना करना। और चौथा दिया है पेशेवर व्यापारी गिल्ड की स्थापना। तो देखिए धम्म को पूरे जनता तक पहुंचाने के लिए अकबर का जो सबसे प्रसिद्ध नवाचार काम है वो क्या है, पेशेवर गिल्ड या व्यापारियों की स्थापना नहीं करना, केवल सामंती अनुदानों की स्थापना भी नहीं करना होगा, सभी करों को समाप्त करना भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, धम्म महामात्र की नियुक्ति। ये देखिए इसका नवाचार था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि अशोक ने धम्म महामात्र जैसे अधिकारियों को नियुक्ति करके सामाजिक कल्याण, धम्म का प्रचार और करुणा हित चिंतन के काम सौंपे थे इसको। यह अभूतपूर्व प्रशासकीय पहल थी, यानी इसने एक नए तरीके की पहल की थी और एक नए प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति करके सामाजिक कल्याण, धर्म के प्रचार और भी बहुत सारे जो लोक कल्याणकारी कार्य थे उसकी जिम्मेदारी इसको सौंपा था। इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध जो अशोक के जीवन में निर्णायक था, पारंपरिकतः कौन से वर्ष में माना जाता है। यानी अनुमान लगाया जाता है, कोई एग्जैक्ट तिथि नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अशोक का जो हृदय परिवर्तित हुआ कलिंग युद्ध के बाद, तो उसका ये जीवन का निर्णायक मोड़ था। तो यह घटना कब घटी थी। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है ईसा पूर्व 326, ईसा पूर्व 261, ईसा पूर्व 232 और ईसा पूर्व 200। तो देखिए अशोक के जीवन में घटने वाली जो निर्णायक घटना कलिंग युद्ध था। ये देखिए ईसा पूर्व 200 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व 232 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व 326 ईस्वी नहीं, बल्कि कब घटित हुआ था, ईसा पूर्व 261 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि परंपरागत और अधिकांश आधुनिक इतिहासकार इसी आंकड़े को, यानी ईसा पूर्व 261 ईस्वी को ही कलिंग युद्ध की तिथि मानते हैं। इस युद्ध के बाद देखिए अशोक ने हिंसा त्याग की नीति अपनाई और धम्म प्रचार को तेज कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है कि अशोक के किस शिलालेख श्रेणी की पहचान पत्थरों, स्तंभों,
पर खुदे होने से होती है, न कि चट्टानों से। यानी कहा गया कि अशोक ने विभिन्न प्रकार के शिलालेख लिखवाए थे, स्तंभ लेख लिखवाए थे। वही पूछा जा रहा है कि अशोक के किस शिलालेख श्रेणी की पहचान जो है पत्थरों स्तंभों से खुदे होने से होती है, न कि चट्टानों पर, यानी चट्टानों पर खुदे होने से नहीं होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया स्तंभ शिलालेख, प्रमुख शिलालेख चट्टान, तीसरा दिया लघु शिलालेख चट्टान, और चौथा दिया है सिक्कों पर खुदे हुए शिलालेख। तो देखिए इस तरह की जो पहचान है वो सिक्कों पर खुदे हुए शिलालेख तो बिल्कुल नहीं होगी, लघु शिलालेख चट्टान ये भी नहीं होगी, प्रमुख शिलालेख चट्टान ये भी नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, स्तंभ शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि अशोक के स्तंभ शिलालेख यानी पिलर एडिक्ट्स जो है तीक्ष्ण रूप से खड़े किए गए स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। वे प्रायः सार्वजनिक उच्च दृश्यता वाले स्थानों पर रहें और सामंत प्रादेशिक संदेश देते, यानी इनको ऐसे जगह पे खड़ा किया गया है जहाँ पे सार्वजनिक स्थल हो या उच्च रूप से दृश्यता हो, यानी दूर से दिखाई देने वाले स्थान हो, वहां पर इनको स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि अशोक का जो मास्की शिलालेख था जो कर्नाटक में है वो महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी महत्वपूर्णता के बारे में किस लिए जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है देवा नाम प्रिय को स्पष्टतः अशोक नाम से जोड़ता है। दूसरा ऑप्शन दिया है केवल पाली भाषा में बौद्ध सिद्धांत को समाहित करता है। तीसरा दिया है ग्रीक भाषा में लिखा गया है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। तो ठीक है, तो देखिए ये जो मास्की शिलालेख है ये कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं करता है, ग्रीक भाषा में लिखा नहीं गया है, या देखिए केवल पाली भाषा में बौद्ध सिद्धांत को समाहित करता, ये भी गलत है। ये क्या करता है कि देवा नाम प्रिय जो शब्द का प्रयोग किया गया है इसको अशोक के नाम से जोड़कर इसको प्रमाणित करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि मास्की शिलालेख ने अभिलेखों की पारंपरिक समस्या का समाधान किया। यह स्पष्ट करता है कि जिन शिलालेखों में देवा नाम प्रिय यानी बिलवेड ऑफ द गॉड लिखा गया है वे वास्तव में अशोक को सूचित करते हैं, और इसलिए यह शिलालेख पहचानात्मक महत्व को रखता है। यानी इसके द्वारा ही ये प्रमाणित होता है कि जो देवा नाम प्रिय शब्द उपयोग किया गया है वो किसी और का नहीं बल्कि अशोक का है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद दुख, धर्म प्रचार की इच्छा और हेलेनिस्टिक राजाओं को दूत भेजने का उल्लेख मिलता है। यानी अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध के बाद दुख का, धर्म के प्रचार का और जो हेलेनिस्टिक राजा थे उनको दूत भेजने का प्रमाण है, उल्लेख है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है कि प्रमुख शिलालेख प्रथम, दूसरा दिया है प्रमुख शिलालेख तृतीय, प्रमुख शिलालेख 13वां और प्रमुख शिलालेख द्वितीय। तो देखिए इस तरह का जो प्रमाण है वो प्रमुख शिलालेख द्वितीय में नहीं मिलता है, प्रथम में नहीं मिलता है, तृतीय में नहीं मिलता, बल्कि किसमें पड़ता है, प्रमुख शिलालेख 13वां में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि प्रमुख शिलालेख 13वें में अशोक ने कलिंग के विरुद्ध किए गए प्रभाव की बात, अपने खेद, धर्म प्रचार की इच्छा और पश्चिमी राजाओं हेलेनिस्टिक को दूत भेजे जाने का संकेत दिया है, इसलिए बहुत ही सूचनात्मक अभिलेख माना जाए। 13वां अभिलेख जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा सूचना इससे मिलती है अशोक के बारे में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि अशोक की धम्म नीति मुख्यतः किन सामाजिक मूल्यों पर जोर देती थी। यानी अशोक की जो धम्म नीति थी वो कैसे सामाजिक मूल्यों पर जोर देती थी। तो पहला देखिए क्या दिया है, अहिंसा, दूसरा इसमें सहिष्णुता, कल्याण और संयम, दूसरा क्या दिया, केवल विजय और श्रद्धांजलि संग्रह, तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया है, अनन्य राज्य धर्म अधिरोपण, और चौथा क्या दिया है, सभी कानूनों को रद्द करना। तो देखिए अशोक की जो धम्म नीति थी ये देखिए सभी कानूनों को रद्द करने के लिए नहीं थी, अनन्य राज्य धर्म अधिरोपण करने के लिए भी नहीं थी, केवल विजय और श्रद्धांजलि संग्रह करने के लिए भी नहीं थी, बल्कि किस लिए थी, अहिंसा, सहिष्णुता, कल्याण और संयम के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या होगी कि अशोक के शिलालेखों में धम्म का सुस्पष्टतः संदेश करुणा, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, सार्वजनिक कल्याण यानी अस्पताल, दार्शनिक कार्य और नैतिक आचरण की वकालत करता है। यह किसी एक धर्म का जबरदस्त विस्तार नहीं था बल्कि सार्वभौमिक नैतिकता थी। यानी यह किसी एक धर्म का प्रचार नहीं था बल्कि सार्वजनिक कल्याण के लिए और सार्वभौमिक नैतिकता के लिए स्थापित किया गया एक धर्म माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अशोक के किस प्रशासनिक पदाधिकारी का उल्लेख अभिलेखों में पशु मानव कल्याण की देखरेख के लिए मिलता है। कभी कभी पियदस्सी के अधिकारी के रूप में भी यह नाम वर्णित होता है। यानी पशु कल्याण की देखरेख के लिए कौन से अधिकारी का वर्णन मिलता है अशोक के अभिलेखों में। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है धम्म महामात्र, दूसरा दिया है अमात्य, तीसरा दिया है पुरोहित और चौथा दिया है केवल श्रेणी नेता। तो देखिए जो प्रसिद्ध अधिकारी था इन सब कार्यों के लिए केवल श्रेणी नेता नहीं था, पुरोहित नहीं था, अमात्य नहीं था, बल्कि धम्म महामात्र था। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसको अशोक ने क्यों नियुक्त किया था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि धम्म के प्रचार के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। देखिए आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या होगा कि धम्म महामात्र जो है वह देखिए एक अन्य पद था। अशोक के अभिलेखों में बताया जाता है कि उसको नियुक्त किया गया था किस काम के लिए, जन कल्याण के लिए, पशुपालन नियम के लिए, नैतिक शिक्षण के, इन सारे कार्यों के करने के लिए यह एक प्रकार का प्रशासनिक नवाचार था अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों में उपमहाद्वीपीय भर में क्षेत्रानुसार कौन सी भाषाएं लिपियां उपयोग, यानी अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें पूरे उपमहाद्वीप में कौन सी भाषाओं का प्रयोग, लिपियों का प्रयोग किया गया है। पहला देखिए दिया है सभी स्थलों पर केवल देवनागरी में संस्कृत, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है कि ब्राह्मी लिपि में प्राकृत, उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी तथा कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रीक और अरामाइक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सभी स्थानों पर केवल ग्रीक और चौथा ऑप्शन दिया गया है सभी स्थानों पर केवल तमिल। तो देखिए अशोक के जो अभिलेख हर जगह से प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों पर देखिए सभी स्थलों पर केवल तमिल भाषा बिल्कुल गलत है, सभी स्थानों पर केवल ग्रीक ये भी बिल्कुल गलत है, और यहाँ लिया है सभी स्थलों पर केवल देवनागरी में संस्कृत ये भी गलत है। यानी देवनागरी में संस्कृत में भी उसने लिखवाया, फिर उसके बाद देखिए प्राकृत में लिखवाया कई भाषाओं को। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ब्राह्मी लिपि में प्राकृत, उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी तथा कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रीक और अरामाइक भाषा में अपने लेखों को लिखवाया। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या है कि अशोक ने क्षेत्रीय विविधताओं के अनुसार अभिलेख लिखवाए, मुख्यतः प्राकृत यानी ब्राह्मी लिपि पर, उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी और कुछ सीमावर्ती अभिलेखों में यूनानी अरामाइक के अंश मिलते हैं। यह प्रशासनिक देखिए बहुभाषिकता का प्रमाण है, यानी बहुभाषाओं के आधार पर उसने अपने अभिलेख लिखवाए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि अशोक के काल की कुछ ऐसी घटनाएं बताइए जो उसके धर्म से संबंधित, राजनयिक कार्य से संबंधित थी और उनका क्रम क्या है। देखिए इन घटनाओं का क्रम बताइए पहले से बाद में। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि शुरुआती दौर में ब्राह्मणवादी कर्मकांडों को संरक्षण, दूसरा दिया है कलिंग युद्ध और पश्चाताप, तीसरा ऑप्शन दिया है बौद्ध धर्म को अपनाना एवं उसका प्रचार करना। यानी अशोक ने अपने जीवन काल में इनमें से कौन कौन सी चीज़ों को पहले किया और किनको बाद में किया। तो पहला देखिए क्या दिया गया है कि शुरुआती दौर में ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का संरक्षण। ये देखिए बिल्कुल सही, क्योंकि शुरू में जो अशोक था वो ब्राह्मणवादी कर्मकांडों को मानता था, ब्राह्मण धर्म को पोषण करता था। उसके बाद फिर देखिए कलिंग युद्ध हुआ और उसके बाद उसको पश्चाताप हुआ, और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार प्रसार किया। यानी इसमें देखिए ये पहला होगा, ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं
पहले में क्या दिया गया, पहला दूसरा तीसरा, यही यानी राइट हो जाएगा। बाकी देखिए दूसरा पहला तीसरा रॉन्ग, तीसरा पहला दूसरा रॉन्ग, पहला तीसरा दूसरा ये भी रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि पारंपरिक रूप में अशोक के जो प्रारंभिक काल के शासकीय राजकीय काम थे, कर्म थे, उसमें सबसे पहले देखिए कलिंग युद्ध, उससे गहरा पश्चाताप किया, उसके बाद बौद्ध धर्म की प्रचार नीति अपनाई। यानी सबसे पहला काम क्या था कि ब्राह्मण धर्म को पोषण करता था, उसके बाद कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर इस तरीके से उसके काल की घटनाएं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा अशोक कालीन कल्याण उपक्रम यात्रियों पशुओं हेतु था, अभिलेखों में जिसका उल्लेख है। यानी कौन सा ऐसा कल्याणकारी कार्य था जो यात्रियों और पशुओं दोनों के लिए था और जिसका उल्लेख उसके अभिलेखों में किया गया है। तो पहला देखिए क्या दिया है, राजमार्गों के किनारे छायादार पेड़ लगवाना एवं कुएं खुदवाना। दूसरा ऑप्शन दिया है केवल शाही महल बनवाना। तीसरा दिया है केवल उच्च वर्ग के लोगों को विशेष दान देना। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है कि व्यापारियों पर बलात् श्रम का आरोपण करना। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कल्याणकारी कार्य के लिए देखिए व्यापारियों पर बलात् श्रम का आरोपण करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल उच्च वर्ग के लोगों को विशेष दान देना ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है कि पशुओं और यात्रियों के दोनों के कल्याण के लिए। तो देखिए तीसरा जो दिया है केवल शाही महल बनवाना, ये बिल्कुल गलत होगा। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि राजमार्गों के किनारे छायादार पेड़ लगवाना और कुएं खुदवाना। इससे क्या होगा कि यात्रियों और पशुओं दोनों को कल्याण होगा और दोनों का फायदा होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी छायादार वृक्ष लगेंगे तो पशुओं को भी आराम मिलेगा, लोगों को भी मिलेगा, और कुआं रहेगा तो पानी दोनों के काम आएगा। ठीक है, देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि अशोक के अभिलेखों में स्पष्ट रूप से सड़कों पर छायादार वृक्ष लगाने, कुएं छत्र बनवाने, पशु चिकित्सा दर्शनीय सेवाओं का उल्लेख है। यह यात्री और पशु कल्याण की नीति का मूर्त प्रमाण है। यानी विभिन्न प्रकार के चिकित्सालय भी बनवाए, दर्शनीय सेवा केंद्र भी खुलवाए, तो इससे पशुओं और मनुष्य दोनों के लिए उसने कल्याणकारी कार्य किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि किस शिलालेख या ग्रंथ में अशोक के श्रीलंका यानी तंबापन्नी और वहाँ के राजा भिक्षु महिंद को भेजे गए अभियानों का उल्लेख मिलता है। यानी अशोक के काल में श्रीलंका के जो राजा थे, शासक थे भिक्षु महिंद, उनको भेजे गए जो अभियान है उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए बौद्ध इतिहास ग्रंथ महावंश और अशोक के अभिलेख। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, केवल ग्रीक स्रोतों में। तीसरा दिया है केवल अशोक के सिक्कों में। और चौथा दिया है कोई प्रमाण नहीं है, ये बाद की गढ़ी हुई कथा है। यानी कहा जा रहा है कि कोई प्रमाण नहीं है, बाद में गढ़ी गई कथा है। देखिए इस तरह का जो इसका ऑप्शन होगा लास्ट वाला बिल्कुल गलत होगा। केवल जो लिखा है अशोक के सिक्के ये भी गलत होगा, केवल ग्रीक स्रोत ये भी गलत होगा। बल्कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन कि बौद्ध इतिहास ग्रंथ जो महावंश है उसमें और अशोक के अभिलेखों में इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि बौद्ध परंपरा महावंश जो है अद्वितीय रूप से अशोक द्वारा श्रीलंका को भिक्षु महिंद भेजे जाने का विस्तृत वर्णन देती है। कुछ अभिलेखी परंपराएं और स्थानीय स्रोत इस पर सहायक साक्ष्य देते हैं, इसलिए परंपरा और अभिलेखिक संकेत यहाँ से दोनों मिलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि अशोक ने अपने कुछ उद्गारों में देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी की जो उपाधि है वो प्रयुक्त की है। तो इस शाही उपाधि का व्यवहारिक अर्थ क्या है। यानी अशोक ने अपने अभिलेखों में, अपने शिलालेखों में इस प्रकार की देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधि का उपयोग किया, तो इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, देखिए देवप्रिय जो स्नेह से देखता है, इसका अर्थ है राजा का अपनी पवित्रता और धार्मिकता का दावा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, केवल सैन्य उपाधि। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, कर संग्राहकों के लिए प्रशासनिक श्रेणी। और चौथा ऑप्शन दिया गया विदेशी कूटनीतिक शब्द। तो देखिए विदेशी कूटनीतिक शब्द तो बिल्कुल नहीं है, कर संग्राहकों के लिए प्रशासनिक श्रेणी भी नहीं है,
केवल सैन्य उपाधि नहीं है, बल्कि क्या है कि राजा का अपनी पवित्रता, धार्मिकता का दावा, ये और स्नेह से देखना। तो इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि देवा नाम प्रिय यानी देवप्रिय और प्रियदर्शी, दयादर्शी या दयालु अशोक के द्वारा अपनाई गई राजसी धार्मिक उपाधियां हैं। ये उसकी नैतिक शासकीय छवि या धर्म पालन का प्रचार करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि अशोक स्तंभों के किस शीर्ष शिल्प का चिन्ह आधुनिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया? यानी अशोक के किन अभिलेखों का किन स्तंभों के शीर्ष शिल्प यानी उनके स्तंभों के ऊपर जो चिन्ह है आजकल के आधुनिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? पहला दिया देखिए सारनाथ का सिंह राजदंड, दूसरा दिया केवल एक सांड, तीसरा दिया केवल एक कमल, चौथा दिया केवल एक हाथी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या होगा कि जहां जहां केवल दिया है ये सब गलत होगा, क्योंकि केवल नहीं होगा, ये सारी आकृतियां हैं, लेकिन जो सिंह राजदंड बना हुआ है सारनाथ में, सारनाथ का स्तंभ पर, वही होगा। यानी ये सिंह राजदंड जो है ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसको आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश के जितने भी राष्ट्रीय चीज़ें हैं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में वहाँ पर अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है उसकी 4 सिंहों वाली शीर्ष प्रतिमा जो है वो स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाई गई और यह अशोकियन कला और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। यानी इसको अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इस पे 4 शेर हैं, उसके अलावा जो अभी जानवरों को हम लोग को देखा वो जानवर भी इसमें मौजूद है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस अशोक शिलालेख स्थल की लिपि बड़े पैमाने पर अच्छी तरह संरक्षित है और यह उड़ीसा यानी कलिंग क्षेत्र के निकट स्थित है, कलिंग युद्ध से संबंधित भी है? यानी कहा जा रहा है कि अशोक के किस शिलालेख के स्थल की जो लिपि है वो बड़े पैमाने पर संरक्षित करके रखी गई है और जिसके द्वारा अशोक का जो कलिंग युद्ध था उड़ीसा में उसकी जानकारी इससे मिलती है या इससे संबंधित है। तो देखिए वह कौन सा स्थल है हमको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है? धौली, दूसरा दिया है कालसी, तीसरा दिया है मास्की और चौथा दिया है सारनाथ। तो देखिए यहाँ क्या लिख रहा है कि कलिंग युद्ध कहाँ पर हुआ था? कलिंग स्थान कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा पर ही बड़े पैमाने पर एक शिलालेख लिखवाया गया जिसमें सब जानकारियाँ मिलती हैं। तो देखिए सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में, मास्की जो है कर्नाटक में, कालसी गुजरात में है, धौली जो है उड़ीसा में है और यहीं पर जो शिलालेख लिखा गया है इसमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि धौली यानी कटक भुवनेश्वर के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर अशोक के शिलालेख और स्तंभ पत्रक दोनों मिले हैं। यह जो है कलिंग युद्ध क्षेत्र से निकटता में है और वहाँ के अभिलेख कलिंग युद्ध के पीछे की भावनाओं और संदेशों को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि किस शिलालेख स्थल से देवा नाम प्रिय को अशोक नाम से सही ठहराने में निर्णायक साक्ष्य दिया गया? यानी कहा जा रहा है कि कौन सा शिलालेख स्थल है जहां पर देवा नाम प्रिय को अशोक के नाम से जोड़ा गया है, निर्णायक मोड़ माना गया, निर्णायक सबूत माना गया। देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन अभी ऊपर हम लोगों ने किया है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया? मास्की शिलालेख, दूसरा क्या दिया है? इलाहाबाद स्तंभ, तीसरा दिया है मेहरौली लौह स्तंभ और चौथा दिया है केवल पृथक शिलालेख। तो इस तरह के निर्णायक साक्ष्य के रूप में देखिए देवा नाम प्रिय को अशोक से जोड़ने वाला क्या है? अशोक का देखिए केवल पृथक शिलालेख नहीं है, मेहरौली स्तंभ लेख नहीं है, इलाहाबाद स्तंभ लेख नहीं है, बल्कि कौन सा है? मास्की शिलालेख। मास्की कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि मास्की शिलालेख में देवा नाम प्रिय जो अशोक शब्द है वह लिखा हुआ है और स्पष्ट रूप से यह उस पहचान का प्रमुख प्रमाण है जिसने अशोक
का नाम उल्लिखित अभिलेखों के लेखक की पहचान के रूप में सुनिश्चित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा बाद का भारतीय ग्रंथ है जो अशोक के पश्चाताप और बौद्ध धर्म ग्रहण की कथा को विस्तार से संरक्षित करता है। आधुनिक इतिहासकार सम्मिलित स्रोत के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यानी यह कौन सा ग्रंथ पूछा जा रहा है कि जो अशोक के पश्चाताप और बौद्ध धर्म ग्रहण की जो कथा है उसको विस्तार से वर्णित करता है, संरक्षित करता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, देखिए महावंश। दूसरा क्या दिया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तीसरा दिया है ग्रीक जीवनी संबंधी आख्यान। और चौथा दिया है कोई नहीं, किसी भी बाद की परंपरा में इसका उल्लेख नहीं है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला तो गलत हो जाएगा। ग्रीक जीवनी संबंधी आख्यान ये भी गलत हो जाए। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो भी नहीं है। जो जानकारी मिलती है हमसे किसके बारे में मिलती है, महावंश नामक जो ग्रंथ है उसमें मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि महावंश और लौकिक बौद्ध चरिताओं में क्या है कि अशोक के कलिंग पश्चाताप, भिक्षु मिशन और धर्म उद्यम का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये स्रोत आधुनिक अध्ययन में पारंपरिक और स्थानीय परंपरागत सूचनाएं जोड़ते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा दिया है, अशोक के अभिलेख कभी कभी निरीक्षकों या आयोगों का जिक्र करते हैं जो धम्म के प्रचार की निगरानी करते थे। आधुनिक साहित्य में इन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है। यानी अशोक के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के निरीक्षकों का वर्णन किया गया है, आयोगों का जिक्र किया गया है जो क्या करते थे कि धम्म प्रचार की निगरानी करते थे। तो उन्हें क्या कहा जाता था, तो देखिए पहला दिया है धम्म महामात्र, दूसरा दिया है केवल कर संग्रहकर्ता, तीसरा दिया है केवल सैन्य गवर्नर और चौथा दिया है केवल भिक्षु। देखिए चौथा ऑप्शन रॉन्ग होगा, केवल भिक्षु भी नहीं होगा, केवल सैन्य गवर्नर भी, केवल कर संग्रहकर्ता नहीं बल्कि धम्म महामात्र नामक जो अधिकारी था वो इसके लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि आधुनिक इतिहास विवेचन उसमें इन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। ये अधिकारी सामाजिक धार्मिक शिक्षण का प्रशासनिक अंग होता था। यह संघ सहजीवन कल्याण के कार्यक्रमों को भी संचालित करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि अशोक के बाद मौर्य केंद्रीय सत्ता के क्षीण होने के लिए कौन सा तात्कालिक आंतरिक कारण सबसे अधिक उद्धृत होता है। यानी कहा जा रहा है कि अशोक के बाद मौर्यों की जो केंद्रीय सत्ता थी उसको क्षीण होने के सबसे प्रमुख तात्कालिक कारण कौन से थे। पहला ऑप्शन क्या दिया है, उत्तराधिकार विवाद व प्रशासनिक अतिविस्तार। दूसरा दिया है केवल अचानक विदेशी आक्रमण। तीसरा दिया है रातों रात पूर्ण आर्थिक पतन और चौथा दिया है अकेले जलवायु परिवर्तन। तो देखिए इसके क्षीण होने का जो कारण था वो अकेले जलवायु परिवर्तन नहीं थी, रातों रात पूर्ण आर्थिक पतन नहीं हो सकता, ऐसा होता भी नहीं है किसी का, केवल अचानक विदेशी आक्रमण ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि उत्तराधिकार से संबंधित विवाद झगड़े और प्रशासनिक अति विस्तार बहुत ज़्यादा कर लेंगे और आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ने लगेंगे, तो जिससे क्या होगा धीरे धीरे इनका क्षीण होने लगेगा। तो इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या है कि अशोक के पश्चात साम्राज्य की विशालता, प्रांतीय प्रशासन का बोझ, उत्तराधिकार व स्थानीय शक्तियों यानी सामंती प्रांतीय में वृद्धि की वजह से आंतरिक कारण जो है ये मौर्यों का माना जाता है। कुछ बाह्य आक्रमण भी थे पर आंतरिक कारक निर्णायक रहे, यानी आक्रमण भी हुए थे लेकिन सबसे ज्यादा जो मूल कारण था आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है किस उत्तर मौर्य सत्ता ने उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण स्थापित किया और अपनी सिक्का निर्माण और प्रशासन का हेलेनिस्टिक शैली में समन्वय दिखाया। यानी कहा जा रहा है कि किस मौर्योत्तर सत्ता ने, किस शासन ने उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण कर लिया और अपनी सिक्का निर्माण की प्रक्रिया और प्रशासन का हेलेनिस्टिक शैली में समन्वय जो है भारत में दिखाया था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए हिंद यूनानी राज्य, दूसरा दिया है केवल गुप्त,
तीसरा दिया है केवल सातवाहन और चौथा दिया है केवल चोल। तो देखिए मौर्यों के बाद जो है तुरंत चोल नहीं आए, सातवाहन नहीं आए, गुप्त काफ़ी बाद में आए थे। ये कौन से लोग थे जो उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण स्थापित किए थे? हिंद यूनानी। ठीक है, इसमें कौन थे? शक, पहलव और कुषाण। तो इस क्वेश्चन का भी आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक राज्य जो बख्तेर बाहरी उत्तर पश्चिम के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने हेलेनिस्टिक स्तरीय सिक्के छपवाए ढलवाए भारत में, प्रशासनिक परंपराओं को अपनाया गया। यह मौर्य उत्तर काल में क्षेत्रीय हेलेनिस्टिक संपर्क का परिणाम, यानी मौर्य उत्तर काल में क्षेत्रीय और पश्चिमी यानी हेलेनिस्टिक काल के जो शासक थे, जो वंश थे, उनका समन्वय था, आपस में संपर्क का। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे की क्लास में और भी प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न देखिए आपका महाजनपदों से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने महाजनपदों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में भी कराए थे और उसमें भी मौर्यों से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो एक ये जो क्वेश्चन है मौर्यों वाले जो टॉपिक में शामिल हो गया है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि क्या दिया है? किस महाजनपद की राजनीतिक किस्मत अजात शत्रु के युद्धों जैसे वैशाली के लिच्छियों के विरुद्ध से सबसे अधिक बदली? यानी पूछा जा रहा है कि कौन सा वो महाजनपद है जिसकी राजनीतिक किस्मत जो है अजात शत्रु के द्वारा सबसे ज़्यादा बदली, यानी अजात शत्रु ने इसकी छवि को बदल दिया, इसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। पहला ऑप्शन दिया देखिए बज्जी, दूसरा दिया है गांधार, तीसरा दिया है कंबोज और चौथा दिया है पोषण। तो देखिए इस तरह की जो किस्मत बदली थी महाजनपद की, जिसको अजात शत्रु ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, वो देखिए जो महाजनपद है वो कोसल नहीं है, कंबोज नहीं है, गांधार नहीं है, बल्कि कौन है? वज्जी है। यानी वज्जी महाजनपद को अजात शत्रु ने काफ़ी प्रभावित किया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आप राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि अजात शत्रु ने वैशाली यानी वज्जी संघ के खिलाफ युद्ध कर उसे परास्त किया। इससे गणराज्य व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और मगध का प्रभुत्व दृढ़ हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का व्याख्या के साथ अध्ययन किया और मैंने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिए जाएं व्याख्या के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।